हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की न्यू बुक कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए आपका है अध्याय 1 में दिया है भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, संघवाद से आशय है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देश में एक से अधिक संघों के होने से। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। चौथे में है संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी नंबर प्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपको उत्तर में लगाना है डी नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समृद्धि। तो यहाँ पे आपको लिखना है समवृत्ति सूचना में समाहित है। दूसरा है हमारे देश में सरकार। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 स्तर पर कार्य करती है। तीसरे में है राष्ट्रीय। तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भरना है। राष्ट्रीय महत्व के मामले पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। चौथे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। पाँचवें में है संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है न्याय की स्थापना, दूसरा में है आदर्शों को समूहबद्ध करना और तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसके बाद आता है आपका 8वां में है नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको उत्तर में लिखना है, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसीलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में संघवाद से क्या तात्पर्य। तो आपको उत्तर में लिखना है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और ऐसे स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। 12 में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सरकार ने तीनों अंगों के नाम लिखे कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। 14 में भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निसंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया। तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसके बाद आता है आपका 16 में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में है हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता की समझ। पहला प्रश्न आता है आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दूसरे में है धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आपको उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया है। पहला है आपका कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरे में है कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। और तीसरे में है राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा में है भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है। तो आपको उत्तर में लिखना है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों से हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। पाँचवें में है फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए। उत्तर है फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रूस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अध्याय 3 में है संसद तथा कानूनों का निर्माण। पहला प्रश्न आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल में फ़ायदा हुआ। तो आपको जो है सही उत्तर लगाना है। ए नंबर मतपत्र के कागज़ की बचत हुई।
इसके बाद आता है आपका दूसरा में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 245, आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए, तो आपको उत्तर में लगाना है ए नंबर 12। चौथे में है भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो आपको लगाना है राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वयस्क मताधिकार में मत देने के लिए आयु आपको यहाँ पे भरना है 18 वर्ष निर्धारित है। दूसरा में लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 543 होती है। तीसरे में है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत हेतु 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। चौथे में है लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भागीदार नहीं करते बल्कि प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आपको ये भरना है। पाँचवें में है लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 है, तो आपको इस तरह से भर लेना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। उत्तर में लिखना है हमें अपने फैसले का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 7 में है संसद किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है जनता द्वारा चुने हुए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और मार्गदर्शन करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। 9वां में है लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 10 में है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको उत्तर में लिखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 11 में है संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है, तो आपको उत्तर में लिखना है प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। 12 में है नए कानून किस तरह बनाते हैं, तो आपको लिखना है कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है, तो आपको उत्तर में लिखना है लोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। पहला है उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। दूसरा है अखबारों में लिख सकते हैं। तीसरा है टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। चौथे में लोकतंत्र में आम नागरिक सांसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। 14 में विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर है, तो आपको लिखना है विधायिका और कार्यपालिका में निम्न अंतर है। पहला है विधायिका को लोकसभा कहा जाता है जबकि कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। दूसरा में विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है जबकि कार्यपालिका विधायक द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है विधायिका भारत की संसद विधायी शाखा के अंतर्गत आती है जबकि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कार्यकारी शाखा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका 15 में है
ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है ईवीएम का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईवीएम का पेपर बैलेट की तुलना में पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे कागज और स्याही की खपत को कम करते हैं, जिससे लाखों बैलेट पेपर की छपाई से जुड़े वनों की कटाई और अपशिष्ट उत्पादन में कमी आती है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।